नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में हम लोग विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं। उसका ये पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इटली में फासिस्टों का उदय। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है सबसे पहला कि फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। तो ये जो फासिज्म थे इनका उदय जो था सबसे पहले हुआ कहाँ पे था, तो वो हुआ था इटली में। और इसका जन्मदाता की अगर हम बात करें तो मुसोलिनी को माना जाता है। ठीक है, जो मुसोलिनी था उसे फासिज्म के उदय का जन्मदाता माना जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब। देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसको एक बार में आप याद नहीं कर पाएंगे, तो 2 बार 3 बार सेशन को देखिएगा, अच्छे से सब याद हो जाएगा। तो दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो मुसोलिन था, ठीक है, जो ये मुसोलिनी था, इसके जन्म की बात करें तो 1883 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो रोमागना। ठीक है, जो रोमागना था वहाँ पे इसका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था और इसका जो दल था उसका नाम क्या था, तो फासिस्टवाद था। और इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। और जो ये दल था फासिस्टवाद, इसकी स्थापना कब कहाँ पे किया गया था, तो मिलान में किया गया था। डयूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। ठीक है, तो जो डयूस था, डयूस के नाम से ही मुसोलिनी को पुकारा जाता था। और फांसीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। तो ये जो फांसीवादी थे, ठीक है, जो फांसीवादी, ये किसका समर्थन करते थे, तो राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। और जो भी इसके स्वयंसेवक हुआ करते थे फांसीवादी दल के, वो कैसा कमीज पहनते थे, तो ब्लैक कलर का, ठीक है, काली कमीज पहना करते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, तो जो डियाज था उसे उसने क्या किया, मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी के रूप में उसे नियुक्त किया। और मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या टोटल कितनी थी, तो 22 थी। ठीक है, तो जो मुसोलिनी था वो टोटल कितने निगमों को बनाया था, तो वो 22 निगमों को बनाया था। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। और ये जो राष्ट्रीय निगम परिषद था इसके जो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो कौन था, मुसोलिनी खुद था। ठीक है, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी और उसकी पूरे सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 500। ठीक है, 500 पूरे सदस्यों की संख्या थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। और जो ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 25 यानी कि 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। तो ये जो मुसोलिनी था उसने किया कि अक्टूबर 1922 में कहाँ पे अटैक किया, तो रोम पर किया। और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर इसने आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। तो जापान और जर्मनी के साथ मिलकर जो मुसोलिनी था उसने क्या किया, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण तो कब किया, तो 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और ये जो मुसोलिनी था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके अगेंस्ट इसने क्या किया कि 10 जून 1939 ईस्वी को जो भी मित्र राष्ट्र थे उसके विरुद्ध लड़ने का घोषणा किया। और इटली में फांसीवादी का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। तो जो इटली में फांसीवादी चल रहा था इसका अंत कब माना जाता है, तो 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है कि इटली में फांसीवादी का अंत हो गया था। तो यही था इटली में फांसीवादी के बारे में जो भी चीज़ था जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इसके फासिज्म का जन्मदाता कौन था, ठीक है, और उसका जन्म कहाँ पे और कब हुआ था। इसके अलावा जो मुसोलिनी था उसको दूसरे किस नाम से पुकारा जाता था। और इसमें निगम जो बनाए गए थे उसकी संख्या कितनी थी, कितने सदस्य थे। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछा जाएगा। और इसका समाप्ति कब हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको अब कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो जो जर्मनी था वहाँ पे नाजीवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान, जो नाजी दल था उसका उत्थान किसका नेतृत्व में हुआ था, तो हिटलर। ठीक है, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। तो हिटलर के नेतृत्व में क्या हुआ कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ।
हिटलर के जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। तो ये जो ऑस्ट्रिया था वहाँ एक ब्रोना नामक शहर है जहाँ पे 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म हुआ था और हिटलर के नेतृत्व में ही नाजी दल का स्थापना किया गया था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था और ये जो हिटलर था बचपन में ये चाहता था कि हम एक अच्छा चित्रकार बने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में चला, ठीक है। इसमें हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और जो हिटलर था इसमें जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत वीरता से लड़ा था हिटलर जो था, ठीक है। तो इसलिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसे दिया गया था आयरन क्रॉस अच्छे से लड़ने के लिए, वीरता के लिए। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना, ठीक है। जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थे उसका सदस्य कब बना, तो जो युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो हिटलर था वो क्या हुआ कि जर्मन वर्कर पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1920 में ये जो पार्टी था इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, तो जो इसका नाम था उसे बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया गया और धीरे धीरे जो हिटलर था, ठीक है, जो हिटलर था इसका फ्यूहरर नेता बन गया, ठीक है। इसका फ्यूहरर यानी कि नेता बन गया। तो हिटलर जो था वो सैनिक था ही और धीरे धीरे वो क्या किया कि इसमें जो ज्वाइन किया उसके बाद वो क्या हुआ धीरे धीरे पूरा उसका नेता ही बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि 1923 में हिटलर ने ल्यूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर, ठीक है, जो ल्यूडेनडॉर्फ था उसके साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो जो वाइमर गणतंत्र था उसके खिलाफ इसने क्या किया 1923 में ल्यूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और ये जो विद्रोह था वो तो असफल हुआ, लेकिन और हिटलर को बंदी बना लिया गया। तो विद्रोह तो असफल हो गया और हिटलर जो विद्रोह किया था उसको लेके हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैफ की रचना की। तो याद रखिएगा कि जो हिटलर है बहुत बार पूछा जाता है कि उसका जो आत्मकथा था उसका नाम क्या है। तो आत्मकथा उसका का नाम क्या है, मीन कैफ, ठीक है। मीन कैफ इसके आत्मकथा का नाम है और इसने इसका रचना कहाँ पे किया था, तो जब वो जेल में चला गया था उस दौरान ही उसने इसकी रचना किया था, ठीक है। और 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। तो 1924 के टाइम जो लास्ट चल रहा था उस समय उसे जेल से निकाल दिया गया, रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया। जैसे ही वो जेल से बाहर निकला तो जो जो भी लोग थे बाहर थे उन लोगों को धीरे धीरे सबको संगठित किया, एकत्रित किया और वास्तविक और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। तो जो स्वास्तिक आप देखते होंगे हम लोग हिंदू धर्म में इस तरह का यूज किया जाता है, ठीक है। स्वास्तिक जो होता है इसे स्वास्तिक बोला जाता है। तो ये जो स्वास्तिक था इसका को अपने प्रतीक के रूप में ग्रहण किया, ठीक है। तो उसने अपने प्रतीक के रूप में इसे ग्रहण किया और 1932 ईस्वी, ठीक है, 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद जो 1932 में चुनाव हुआ उसमें हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, ठीक है, उसमें उसे 230 सीटें प्राप्त हुई परंतु उससे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। जीता मतलब उसका पार्टी को इतना मतलब सीट प्राप्त हुआ फिर भी उसका सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। लेकिन बाद में जो राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग उन्होंने क्या किया कि हिटलर को 30 जनवरी 1933 ईस्वी को चांसलर बनाने के लिए मनोनीत किया, ठीक है, नॉमिनेट किया। और अगस्त 1934 ईस्वी में हिडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वा बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 1934 ईस्वी में जो हिडेनबर्ग था उसकी मृत्यु हो गई और जब वो मृत्यु हुआ तो वहाँ पे दो अलग अलग पद था, एक तो चांसलर का था एक राष्ट्रपति का। तो उसके बाद क्या कर दिया गया, दोनों ही जो पद थे उनको मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो हिटलर था वो जर्मन का सर्वा बन गया यानी कि सबसे ऊपर चला गया, सबसे ऊपर पद पे। और गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। तो एक गुप्तचर पुलिस जिसका नाम क्या था गेस्टापो, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया गेस्टापो। तो इसका संगठन किसने किया था, हिटलर ने ही किया था। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। तो हिटलर ने एक नारा दिया था कि एक राष्ट्र एक नेता, यानी कि एक देश में एक ही नेता होना चाहिए। ऐसा इसका मानना था कि वो चाहे जिस तरह से वो अपना मतलब राज चलाए, इस वजह से उसने ये नारा दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य
गोएबल्स संभालता था, ठीक है। तो जो गोएबल्स था वो नाजी दल का प्रचार और कार्य जो भी था उसको संभालने का काम कौन करता था, तो गोएबल्स करता था, ठीक है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुई। और जो जर्मन सुरक्षा परिषद थी उसकी स्थापना की बात करें तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुआ था। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की और उसने वर्साय संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने का घोषणा किया एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक लागू कर दिया। तो जो हिटलर था उसने क्या किया कि 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में जो पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा थी उसे कर दिया और वर्साय की जो संधि हुई थी उसकी निःशस्त्रीकरण संबंधित सभी धाराओं को तोड़ने का घोषणा किया। उसके बाद उसने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया, ठीक है। तो अनिवार्य सैनिक सेवा उसने क्या किया, जर्मनी में लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्स विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये जो साम्यवादी खतरा था इससे बचने के लिए क्या हुआ कि जो जर्मनी था, इटली और जापान, इन लोगों के बीच में एक कॉमिंटर्स विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ और कालांतर में क्या हुआ कि यही धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो जो युद्ध हुआ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो यही धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, ठीक है, हिटलर जो था उसने क्या किया, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। तो जो हिटलर का विस्तारवादी का जो नीति था कि विस्तारवादी का एक नीति निकाला जिसमें उसने सोचा कि सब विस्तार करना है हमें, तो उसका जो पहला शिकार जो हुआ वो कौन हुआ, तो ऑस्ट्रिया हुआ, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया हुआ हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति, ठीक है। तो जो ये एडोल्फ हिटलर था उसके लिए जो सामी विरोधी नीति था इसका अर्थ एक ही था कि यह यहूदी विरोधी नीति। और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की, ठीक है। तो हिटलर आत्महत्या कर लिया था और कब किया था, तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को इसने आत्महत्या कर लिया था। तो कुछ यही पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होगी आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 मिनट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, एक और सेशन करेंगे जिसमें इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस नेक्स्ट सेशन में, वो होगा जापानी साम्राज्यवाद। और उसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे बाकी रह जा रहा है जिसको हम लोग कवर करेंगे, तो वो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।